कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वहां से संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध गुप्ता रांची से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें यूपी से रहने वाली है? सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, विस्तार से बताया आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट। प्रदेश कहर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो जिले हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर वो चाहे पूर्वांचल के हिस्सों की बात की जाए, फिर बुंदेलखंड के हिस्सों की बात की जाए। हालांकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं जल शक्ति मंत्री को भी, और स्वयं भी वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि कल जो जल शक्ति मंत्री उन्होंने इटावा और रैया के जो बाढ़ प्रभावित इलाके वहां पर हवाई सर्वेक्षण किया था और राहत सामग्री बांटी थी। और बात की जाए अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की आयुषी, तो आज उनका वाराणसी चंदौली में आज उनका दौरा है और वहां पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं और गाजीपुर भी जाएंगे। गाजीपुर के हालांकि हवाई सर्वेक्षण से शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, फिर वो चंदौली हो, गाजीपुर, वाराणसी हो, वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पूर्वांचल के तमाम उन इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे जहां पर बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। इसके साथ साथ जो बाढ़ से जो लोग प्रभावित है उनको राहत सामग्री बांटने का भी काम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। इसके साथ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे कि क्या कुछ और प्रयास करने हैं, जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से मदद मुहैया कराई जाए, क्या कुछ और तैयारियां की जाए। क्योंकि लगातार बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में, तो नदियों का जो जल स्तर है आयुषी वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे कहीं कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों को घरों में रहना दुश्वार हो रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जो इलाके बाढ़ से प्रभावित है, वहां पर सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर गठित कर दिया गया है। एक चीज और बता दें, आयुषी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकायान से आज इलाकों का भ्रमण करेंगे, खुद और इस बात की तस्दीक करेंगे, जमीन पर उतरकर हवाई सर्वेक्षण के साथ जमीन पर भी उतरकर नौकायान से देखेंगे कि जो भी बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर क्या राहत सामग्री पहुंचाने, किस प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत है। उन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे और क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए, उसको लेकर जनप्रतिनिधियों या फिर अधिकारियों उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और पूरा जो कार्यक्रम है वो आज पूरे दिन का रहेगा। इसके साथ कल गुरुवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में ही रहेंगे और वहां पर तमाम उनके कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है, जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके साथ साथ लगातार ये प्रयास है कि जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुषी किसानों को किसान इस बाढ़ से बहुत ही आहत हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो डैमों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। फिर वो चाहे बेतवा की बात हो, यमुना की बात हो, गंगा की बात हो, तमाम उन नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि बुंदेलखंड को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं और वहां पर भी हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और जो भी बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आयुषी, तो आज वो भी श्रावस्ती का दौरा करेंगे और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है या और कितना लाभ देना है और किस तरह से लाभ देना है और कौन सी योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही, तमाम चीजों को लेकर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समीक्षा करेंगे। इसके साथ बता दें जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने भी एक नया प्रयास किया है कि जो प्रदेश की जनता है उससे संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने शिकायत ऐप अपने ही आवास पर बनवाया है और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जो भी प्रदेश के जो लोग परेशान है, जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो सीधा इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर और शिकायत को खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मॉनिटर करेंगे और उसके साथ इसका निराकरण करने का भी काम करेंगे और लोगों जो उनके अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश देंगे। खुद डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो उस ऐप का मॉनिटर करेंगे। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में जो लोग हैं उनको प्रदेश की जो योजना है, जो केंद्र सरकार की जो योजना है। चलिए शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी बने रहिए, रुक करेंगे आपका। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। वहां से संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली हैं? सियासी उठापटक काफी देखने को मिल रहा है रांची में, सियासी गलियारों से आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी? सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार भी गर्म है और लगातार सरकार गिराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता आयोग करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने के साथ साथ डीबार करने की भी चर्चाएं आम सी बात हो गई है। मैं बता दूं कि कल देर संध्या झारखंड के जो
गठबंधन यूपीए घटक दल के विधायक है, गठबंधन की सरकार है, उसके 32 विधायकों के साथ कुल 41 लोगों को छत्तीसगढ़ के रायपुर होटल में फेयर रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायक और उनके सहयोगियों को मेफेयर होटल छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अपने सेल्फ रांची में ही रुक गए हैं। उनके साथ 5 और कांग्रेस के विधायक और जेएमएम के कुछ विधायक जो मंत्री कहे जाते हैं, वो लोग रांची में ही रुके हैं। बाकी सब अन्य जो विधायक हैं, सभी लोगों को मेफेयर रिसोर्ट छत्तीसगढ़ रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं बता दूं कि सियासी उठाक-पटक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्यपाल ने 2 दिनों का जो सलाह ले रहे थे सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से, उनकी समय अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आज या कल राज्यपाल जो है चुनाव आयोग की जो फैसले हैं बंद लिफाफे में आए थे, आज हो सकता है आज या कल उस बंद लिफाफे को राज्यपाल रमेश बैस खोल सकते हैं। मैं सियासी गलियारों की बात करूं तो एक और नई सूचनाएं आ रही है। जो मंत्री कांग्रेस के रुके हैं और जेएमएम के रुके हैं, कहीं कुछ बड़ी संकेत दे रही है सरकार गिराने को लेकर, झारखंड में सरकार बदलने को लेकर। मैं बता दूं कि भाजपा भी इस पर लगातार निशाना बना रही है। आज जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अयास का अड्डा बना रखा है छत्तीसगढ़ में। यूपीए गठबंधन की जो सरकार है, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार है, यहाँ के विधायकों को ले जाकर के छत्तीसगढ़ में अयासी करा रही है। मैं बता दूं आज सियासी गलियारों की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो सरकार पर आम चर्चाएं होती है। जो प्रोजेक्ट भवन में बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन बैठक आयोजित ना करके और सभी विधायकों को विशेष विमान के द्वारा रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ के रायपुर ले जाया जाता है, जहां पे सरकार की उठापटक की चिंता होती है। सरकार अगला मुख्यमंत्री झारखंड में कौन, इसकी बात की रूपरेखा तैयार छत्तीसगढ़ में की जाती है। मैं सबसे बड़ी बात, अहम बात बताने जा रहा हूं कि दुमका की बेटी अंकिता मामले में आज प्रियंका कानूनगो जो है एनसीपीसीआर के सदस्य हैं, वो आज दुमका इसी सप्ताह दुमका आने वाले हैं। यहाँ तक कि चतरा भी उनके भ्रमण की सूचना मिल रही है। मैं बता दूं चतरा में एक एसिड अटैक की बेटी को रिम्स में भर्ती कराया गया था। कल उन पर एक सिरफिरे ने एसिड फेंक दिया था, जिससे पूरा शरीर उनका जल गया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान के द्वारा उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बता दूं अधिवक्ता जो राजीव कुमार हैं झारखंड के, उन्हें 50 लाख रुपए के साथ नगद के साथ गिरफ्तार किया गया था कोलकाता पुलिस ने, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए आज ईडी पुनः समय अवधि समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुलाया गया है। जी, सुबह देर शाम देखिए तक बुलाया गया उनको पूछताछ करने के लिए और लगातार पूछताछ जारी भी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन मुंबई में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। अभी फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें मुंबई की रहने वाली हैं? जी ऐसी है। मुंबई में आज हर तरफ, पूरे महाराष्ट्र में हर तरफ गणेश चतुर्थी का दिन है और हर तरफ गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सबसे बड़ी मुंबई की फेस्टिवल है गणेश महोत्सव, जिसको 11 दिन यहाँ मनाया जाता है और आज से शुरुआत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गणेश जी की 22 फुट की मूर्ति है। तो मैं यहाँ चिंतामढ़ी पे खड़ा हूँ, जो असर रोड है, जेल के पास है असर रोड। ये बहुत फेमस मूर्ति है, पंडाल है, और ये पूरी दुनिया में फेमस है। महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया से। और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आया करती है दर्शन करने के लिए, और देश विदेश से भी लोग आया करते हैं यहाँ पे। जैसा कि इसकी इतिहास में अपने दोस्तों को बता दूं, ये 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से गणेश महोत्सव को स्टार्ट किया था। और ये जो पंडाल है, उसी से गणेश बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे आके इसको स्टार्ट किया था। 103 साल पुरानी है ये, जो हर साल जो स्थापित की जाती है गणेश महोत्सव, यहाँ पे 103 साल पुरानी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं, यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और अभी तो शुरुआत है, आज पहला दिन है और शाम तक शायद लाखों में संख्या होती है। यहाँ से 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं और यहाँ पे काफी भीड़ होती है। यहाँ बहुत पुराना 103 साल पुराना ये पंडाल है। और यहाँ का जो प्रथा है कि यहाँ कुछ मानते, भक्तगण अगर कुछ मानते हैं तो उनकी
जरूर गणपति बप्पा उनकी पूर्ति करती है, उनकी जो भी मांग होती है। इसकी मान्यता बहुत है मुंबई में। और वैसे तो मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का धूम मची है, पूरी दुनिया में धूम मची है। महाराष्ट्र का तो एक अलग ही पर्व है। होली दिवाली जो सब जगह इंडिया में मनाया, तो उससे ज्यादा गणेश महोत्सव 11 दिन मनाए जाते हैं। यहाँ पे छुट्टी भी दी, ऑफिशियल छुट्टी भी दी जाती है। जी राहुल, देखिए जिस हिसाब से तस्वीरें सामने आती हैं मुंबई से, वो काफी जो वहां पर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, काफी रौनक देखने को मिलती है। आपके पीछे कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से त्योहार को सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे। अभी पीछे श्रद्धालु मौजूद, उनसे बातचीत करिए कि कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, हमारे पास श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कोरोना की वजह से 2 साल का जो गैप रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है? कोरोना के 2 साल के बाद पापा जी का आगमन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 साल बाद गणपति बाबा आए हैं, जबकि 103 साल से आपके यहाँ जो यहाँ पे दर्शन हुआ करते थे। तो अब पूरा गणेश महोत्सव जो किस तरह से आप लोग 11 दिन बहुत जल्द करेंगे, आप पे आती रहेंगी, सजल रहेंगे, जो पारंपरिक रहेगा। देख रहे हैं कि भक्त जो श्रद्धालु कितने के हमें, और भी जो लोग घर से जो भीड़ में खड़े हैं, उनसे ही बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? जैसा कि आगे बता रहे थे कि 3 लाख लोग डेली दर्शन करने आते हैं बप्पा के, और यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा महोत्सव है जो मनाया जाता है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा महोत्सव है। जी राहुल, देखिए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार ही बहुत ही धूमधाम से मुंबई में मनाया जाता है, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन राहुल देखिए, इस बार काफी उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी पे बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। अभी व्यवस्थाएं क्या देखने को मिल रही है सुरक्षा के लिहाज से? कार्यकर्ता है और जो प्रशासन ने भी पूरी यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा रखा है, बहुत चौकंद है। जैसे कि थ्रेड भी मिला है मुंबई में कि गणेश महोत्सव को थ्रेड दिया गया कि हम 26/11 जैसी कोई घटना घट सकती है, उसको देखते ही 25,000 और सुरक्षा बल बुलाए गए और सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जी राहुल, देखिए सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहा है, जैसा कि आपने बताया। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनिल नितामकर, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है रायपुर से? और हम आपके पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गणेश जी की मूर्तियां नजर आ रही हैं। आज गणेश चतुर्थी पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रायपुर से फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देहरादून का रुख कर लेते हैं। संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट देहरादून से रहने वाली है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, मुख्यमंत्री तो आज प्रशासनिक कार्य जो है वो अपना निपटाएंगे, और लेकिन अगर दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यूके 888 पेपर लीक मामले में लगातार जो है एसटीएफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, और आज भी एक आरोपी को जो है गोवा पणजी से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम हैदर जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा भी जो है यूके 888 जो पेपर लीक है वो शशिकांत, जो इसके जो पूर्व में जो है वो गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है उसके साथ मिलकर जो है पेपर लीक किया था, और उसको जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंचाने का काम किया था, और साथ ही जो छात्रों को इकट्ठा करके जो है सेंटर छोड़ने का काम इसके द्वारा जो है वो किया गया था। हालांकि एसटीएफ पुलिस अब फिलहाल अभी जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है, और लगातार
जिस प्रकार से जो IQCCC पेपर लीक मामला है उसमें लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती को लेकर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो है जो पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार में हो या भाजपा की सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अपने नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से बैकडोर के माध्यम से जो है एंट्रियां और नौकरियां जो है अपने चहेतों को जिस प्रकार से दी गई है, उसके बाद से लगातार उत्तराखंड में सियासत जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि एक और जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है लगातार भाजपा पर सवाल उठा रही है कि भाजपा के राज में जो है लगातार जो है भर्तियों में भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिल रहा है, बैकडोर एंट्रियों से जो है वो नौकरियां मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा भी लगातार इस बात को सवाल उठा रही है कि इससे पहले कांग्रेस के समय पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी जो है ज्यादातर भर्तियां जो है बैकडोर एंट्रियों से जो है विधानसभा में जो है वो कराई गई, जिससे जो है छात्रों में भी काफी आक्रोश है। जो साथ ही जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो है इस पर जो है वो काफी सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में बदलने जा रहा है। 3 सितंबर तक मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदलेगा। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं कि प्रदेश के कई जिलों में जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी कि आने वाले समय में जो है काफ़ी बारिश जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में जो है कई जिलों में देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस प्रकार से एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है कि जो नदी नाले वाले जो इलाके हैं उनको जो है वहाँ पर जो है सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर उनको भी सतर्क रहने के दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कई ऐसी जगह है जहां पर जो है तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जी उपेंद्र, देखिए जिस हिसाब से लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर बात कर ले पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि देहरादून में बादल भी फटा था, उसके बाद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद नजर आ रही थी। लेकिन देहरादून में जो पर्यटक हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आते हैं, घूमने फिरने की जगह है। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से क्या फिलहाल तैयारियां देखने को मिल रही है, किस हिसाब से सुरक्षा दी जा रही है लोगों को? बिल्कुल इसे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो है यहाँ पर जिस प्रकार से जो है सैलानी घूमने के लिए आते हैं और खासतौर पर जो मसूरी है, चक्राता है और देहरादून के जो माल देवता धनौल्टी की तरफ जिस प्रकार से जो है घूमने के लिए यहाँ पर सैलानी आते थे। हालांकि जिस प्रकार की एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है उसमें ये जरूर जो है उनको कहा गया है कि जो है वेदर कास्ट देखकर जो है सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आए। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उस तरीके की बारिश नहीं रहेगी कि जिससे जो है पर्यटकों को काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़े। लेकिन ये जरूर है कि सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर जो डेंजरस जोन जो है वो बने हुए हैं, जहाँ पर लगातार जो है भूस्खलन की स्थिति या बाढ़ जैसे हालात जो है जिस प्रकार से बन रहे हैं, उन जगहों पर जो है सतर्क रहने के जरूर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए जिस प्रकार से जो है प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर एक चौक चौराहों पर पुलिस के कर्मियों को लगाया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर ऐसी संवेदनशील जगहों पर अगर होती है तो वहां पर पर्यटकों को रोका जाए और उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है वो दिए जाए। खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा अभी चली रही है, हालांकि बरसात के कारण थोड़ा सा जो है यात्रा रुकी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से जो यात्री जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं तो उनको भी हिदायत जो है लगातार दी जा रही है कि आगे किस तरीके से जो है संवेदनशील इलाके हैं, किस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में पर्यटकों को जरूर जो है वो रोका जा रहा है। तो तमाम एहतियात जो है प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, ये उनको से जरूर यह अपील जो है वो की जा रही है कि वो वेदर कास्ट देखकर ही उत्तराखंड जो है वो घूमने के लिए आए। जी देखिए, जिस हिसाब से उपेंद्र लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं घूमने फिरने के लिए, प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश भर से लोग आते हैं देहरादून घूमने फिरने के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि देहरादून में नहीं पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर जो है सैलानी ज़्यादातर जो है वो घूमने के लिए आते हैं। चाहे वो चारधाम यात्रा हो या जो पर्यटक स्थल, चाहे दयारा बुग्याल से लेकर जो भी उत्तराखंड में घूमने के जो स्थल है वहाँ पर जो है कई जगहों पर जो है पर्यटक यहाँ पर घूमने के आए। खासतौर पर जो सैलानी है, जो जब बरसात का समय होता है तो पहाड़ों की तरफ कम रुख करते हुए जो मैदानी क्षेत्र के जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर ज़्यादातर घूमने के लिए लोग जो हैं वो आते हैं, जिसमें मसूरी, चक्राता, धनौल्टी इन जगहों पर जो
है ज्यादातर रुख करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से ऋषिकेश में जो पर्यटक धर्म नगरी है वहां पर घूमने के लिए जिस प्रकार से आते हैं, तो ऐसे में सभी जगहों पर जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और बड़ी चुनौती भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए दिखाई देती है कि किस तरीके से जो है यात्रियों को जो है वो रोका जाए, किस तरीके से उनको जो है जिस प्रकार से बारिश के समय पे फंस जाते हैं उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, इन तमाम चीजों के लिए जो है काफी परेशानी उनको हो जाती है। तो ऐसे में सभी जगहों पर जो है प्रशासन को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं पर भी बारिश के होते हुए संवेदनशील इलाके, कहीं पर भूस्खलन की स्थिति अगर बनती है तो उन जगहों पर अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश और पर्यटकों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। जी उपेंद्र, देखिए लगातार जो सैलानी वो पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए देहरादून ही नहीं पूरे उत्तराखंड में। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।